एक थप्पड़ दिल छू लेने वाली कहानी। आज घर में चारों तरफ बड़ी अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। तभी उस खामोशी को चीरते हुए सास शांता देवी की आवाज सुनाई दी। अरे बहू, पति ने एक थप्पड़ ही तो मारा, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। आदमी दिन भर मेहनत करके आता है, थक हार कर घर लौटता है, तुम्हारे नखरे भी उठाता है, और फिर अगर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो कौन सी दुनिया हिल गई। अनन्या को यूं रोते देखकर ननंद रचना भी ताना मारने से पीछे नहीं हटी। अब भाभी, हो गया हो तुम्हारा ये रोना धोना, तो फटाफट जाकर खाना बना लो, हम सबको भूख लगी है। अगर खाना टाइम पर नहीं बना तो भैया दोबारा तुम्हारी कुटाई कर देंगे, और तब मत कहना कि हमने नहीं समझाया। लेकिन अनन्या अपनी जगह से हिली तक नहीं। आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई टूटी हुई नहर हो। ये देख शांता देवी फिर चिल्लाई, बहू, अब ये कोमल काया वाली बनना बंद करो, उठो और जाकर चूल्हा संभालो। खाना मैं और रचना खुद ही परोस लेंगे। रचना भी बड़बड़ाती हुई रसोई से निकल गई। रसोई में रह गई सिर्फ अनन्या, एक टूटी हुई आत्मा के साथ, आंखें नम, होठ खामोश और मन आहत। उसका स्वाभिमान चिथड़े चिथड़े हो चुका था, पर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जैसे तैसे खुद को समेटते हुए चूल्हा जलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे कहे। मायके में माँ है, भाई है, भाभी है, लेकिन पिता नहीं है, और माँ तो अभी नई नई बनी नानी है। भाभी अपनी बच्ची की देखभाल में व्यस्त हैं। भाई को क्या कहे, जो पहले से घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है। वो ये बोझ कैसे उठाएगा। काश आज उसके पिता जिंदा होते। रोते रोते रोटियां बनाई और सबको खाना परोसा। सबने खा लिया, अनन्या पीछे रह गई, जैसा हमेशा होता था। तभी पति विवेक आया। शांता देवी ने इशारे से कहा, बहू, खाना परोस दो विवेक के लिए। अनन्या थाली लेकर गई। विवेक ने एक निवाला मुंह में लिया और तुरंत थाली उठाकर दीवार की ओर फेंक दी। ये खाना बनाया है तूने? 1 महीने हो गए शादी को, अभी तक खाना बनाना नहीं आया। सब्जी में नमक नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लाए हैं तुझे। अनन्या कांप उठी, फिर भी कुछ न बोली। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, उठा ये सब और ढंग का खाना बनाकर ला। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन न सास ने कुछ कहा, न ननंद ने, सिर्फ चुप्पी। विवेक फिर हाथ उठाने को बढ़ा, तभी शांता देवी बीच में आ गई। पागल हो गया है क्या? ये सब सीन बनाने की क्या जरूरत है? जो करना है अपने कमरे में कर, सबके सामने मत तमाशा कर। तुझे कुछ और चाहिए तो बाहर से मंगवा ले, आज के लिए बस बहुत हुआ। विवेक गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। रचना अपने कमरे में आराम करने चली गई। शांता देवी ने थाली और बिखरा खाना समेटा और रसोई में रखाई। फिर आई अनन्या के पास और बोली, देखो बहू, विवेक का गुस्सा थोड़ा तेज है। 3 महीने से तो तुझे भी उसकी आदत हो जानी चाहिए थी, फिर भी तू वही गलती करती है जो उसे नाराज करती है। तुझे उसके हिसाब से ढलना होगा। रोती रहेगी तो उसका गुस्सा और भड़केगा। अनन्या ने एक गहरी नज़र सासू माँ पर डाली, जैसी नज़र एक टूटा हुआ दिल डालता है। अब उठो, खाना खा लो और रसोई की सफाई कर देना, मैं आराम कर रही हूँ। इतना कहकर शांता देवी चली गई। अनन्या ने खुद से कहा, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, रसोई की सफाई की और कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। इतने में फ़ोन बजा। माँ का कॉल था। कैसी है बेटा? ठीक हूँ माँ, थोड़ा थकी हूँ बस। कल कुआं पूजन है, तेरा आना यहाँ ज़रूरी है। तेरी सास को मैंने बता दिया है, तुझे नहीं कह पाई थी। अनन्या सोचती रही, उस वक्त कैसे कहती जब उसका बेटा उसे पीट रहा था। भाभी श्रुति फ़ोन पर आई, कल जल्दी आना, सारी रस्में तो तुम्हें ही करनी है बुआ जी। जी भाभी, सिर्फ इतना कहा अनन्या ने।
श्रुति समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। दामिनी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो याद रखना ये घर तुम्हारा है। गलत करके मत आना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसे सहो मत। अपने लिए बोलना पड़ता है। बस यही लाइन थी जिसने अनन्या को तोड़ने की जगह जोड़ दिया। उसने खुद को उठाया, एक बैग में सामान पैक किया, कैब बुक की, लेकिन उससे पहले विवेक घर लौट आया। कहाँ जा रही हो? मायके। किसकी इजाज़त से? अपने लिए आवाज़ उठाने की इजाज़त मुझे खुद से मिली है। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें कितने दिन रखेंगे? आखिर लौट कर यही आना है। मत सोचना कि मेरे मायके का दरवाज़ा बंद हो चुका है। आज भी मेरा घर मेरा इंतज़ार करता है। शांता देवी बोली, बहू पति की बात को दिल पर नहीं लेते। हाथ उठ गया तो क्या हुआ? परेशान था। माँ जी, अगर आपकी बेटी की शादी हो तो क्या आप उसे भी यही कहेंगी? विवेक फिर हाथ उठाने को बढ़ा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। अब अगर मुझ पर हाथ उठाया तो सीधे जेल जाओगे। मैंने बहुत सह लिया, अब बर्दाश्त खत्म। कैब आ चुकी थी। अनन्या निकल गई। अगले ही दिन घरेलू हिंसा का केस दर्ज हुआ। विवेक को जेल हुई और अनन्या को तलाक भी। भैया भाभी ने अनन्या की फिर से शादी करवाई। इस बार ऐसे घर में जहाँ इज्जत भी थी और प्यार भी। अगर कभी आपने भी किसी अनन्या को चुपचाप सहते देखा है तो उसका साथ दीजिए। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हर उस लड़की की आवाज़ है जिसने खुद को खोकर भी फिर से खुद को पाया है। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।